हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम परचेजिंग के बारे में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो है हमारा परचेजिंग। क्रयण क्या होता है, क्रयण के इम्पोर्टेंस क्या है, यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं परचेज मैनेजमेंट। ठीक है, परचेजिंग क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, इस तरह से इसकी मेथड्स और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। साइंटिफिक परचेजिंग क्या होता है, इस तरह से। तो चलिए सबसे पहले बेसिक इसका मीनिंग समझ लेते हैं, आखिर क्रयण परचेजिंग होता क्या है। ठीक है, आज के ज़माने में देखिए यहाँ पर हम पहले मीनिंग का हेडलाइन नहीं डालते, पहले हम सिर्फ बेसिक मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, आज के ज़माने में हमारे पास 4 तरह के बायर्स होते हैं। क्रयण के लिए बायर्स तो ज़रूरी है, परचेजिंग के लिए अगर बायर नहीं होगा तो परचेज कौन करेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो 4 तरह के कस्टमर्स है, वो बायर्स है, वो कौन कौन से हैं देखिए। बायर्स, ठीक है, ये हमारे 4 तरह के, उसमें सबसे पहला है हमारा कंज्यूमर। ठीक है, सेकेंड है हमारा मिडलमैन। ठीक है, फिर थर्ड है हमारा गवर्नमेंट एजेंसी। ठीक है, एंड लास्ट है हमारा मैन्युफैक्चरर। ठीक है, ये 4 तरह के हमारे पास कस्टमर्स होते हैं। अब उपभोग के लिए, उपभोक्ता स्वयं के उपभोग के लिए क्रय करते हैं, और वे संपूर्ण क्रय का सबसे बड़ा तबका है, जो कि दूसरे बड़े क्रेता समूह जैसे थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी और वितरक शामिल होते हैं। ये वह समूह है जो क्रय पुनः विक्रय के क्रय करते हैं। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारे होलसेलर है, हम कह सकते हैं हमारे रिटेलर, ये जो कस्टमर्स होते हैं, ये हमारी प्रोडक्ट को क्यों खरीदते हैं, ताकि वो क्या कर सके, मतलब परचेज करके, बाय करके उसको वापस से रीसेल में डालना है, यानी उसका सेल करना है। ठीक है, तो बायर्स चाहे वो रीसेल करे या फिर खुद कंज्यूम करे, बायर्स हमेशा परचेजिंग के लिए इम्पॉर्टेंट रोल होते हैं, क्योंकि जब तक परचेजिंग बायर्स नहीं होंगे, परचेजिंग पॉसिबल नहीं है। सामग्री प्रबंध का क्रयण एक महत्वपूर्ण कार्य है। अधिकांश विक्रय संगठन विक्रय से प्राप्त राशियों को आधे से अधिक हिस्सा सामग्री और संगठक तत्वों को खरीदने पर व्यय करते हैं। व्यवहार में क्रयण पैसा खर्च करने से कई अधिक कठिन कार्य है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कम कीमत पर वांछित मात्रा में वांछित समय पर वस्तुओं की गुणवत्ता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध कराना है। क्रयण एक कला है। अविवेकपूर्ण क्रयण से सामग्री की लागत बढ़ती है और निर्मित उत्पाद की गुणवत्ता गिरती है। अंततः कंपनी की ख्याति को धक्का लगता है और क्रय मूल्य वस्तु की उत्पादन लागत को निर्धारक तत्व होता है। क्रयण में की गई बचत प्रत्यक्ष रूप से लाभों में वृद्धि करती है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, अब हम यहाँ कह सकते हैं कि टुडे देयर आर 4 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बायर्स। हमने अभी बताया कंज्यूमर, मिडलमैन, गवर्नमेंट एजेंसी एंड मैन्युफैक्चरर्स। Consumer buys various items for their own consumption and they constitute the single largest group of the buyers. In fact, the whole economy is dependent on this group for survival. The second group, such a motley collection of traders as a wholesaler, retailer and distributor who buy not for their own consumption. मैंने अभी बताया ना कि जो होलसेलर और रिटेलर होते हैं, वो खुद के कंजप्शन के लिए क्या नहीं करते हैं, से खरीदते नहीं है, वो वापस से खरीदने का उनका उद्देश्य ही यह होता है कि वो खरीद कर उनको वापस से बेच सके। ठीक है, ट्रेडर एज अ होलसेलर, रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर हु बाय नॉट फॉर देयर ओन कंजप्शन बट टू सेल टू अदर्स. They act as a link between a primary producer and the ultimate
कंज्यूमर। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं हम। ये है हमारा प्रोड्यूसर और हमारे कंज्यूमर, इनके बीच में लिंक कौन बिठाता है? रिटेलर, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, इनको जोड़ने का काम करता है। They act like link between the primary producer and the ultimate consumer. Government agency consisting the third category of purchaser. देखो ये दोनों हमने देख ली, कंज्यूमर और मिडलमैन अभी हमने देखा ना। मिडलमैन हम किसको कहेंगे? रिटेलर, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को। अब हम बात करते हैं हमारी गवर्नमेंट एजेंसी की। ठीक है, government agency consisting the third category of the purchaser buy tin pin to get airplanes for use government department. For fourth category of purchaser include manufacturer who convert raw material and other input into sellable product. मैन्युफैक्चरर क्या करता है? प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल को क्या करता है? मैन्युफैक्चर करता है। यानी ये है हमारा रॉ मटेरियल। ठीक है, उस रॉ मटेरियल को वो क्या करता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। क्या रॉ मटेरियल कोई परचेज खरीदेगा? नहीं। पर अगर उस रॉ मटेरियल को आपने प्रोडक्ट बना दिया है तो उसके बहुत सारे क्या होंगे? बायर्स। क्लियर है यहाँ पर? यानी चारों कैटेगरी समझ आई आपको? ठीक है, दे बाय रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स, कंज्यूमेबल एंड पैकिंग मटेरियल फॉर यूज इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट वेयर सेलेबल प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस। द सब्जेक्ट ऑफ परचेजिंग इज डिस्कस्ड हियर इज अप्लाइज टू बाइंग एंड मेड बाय कंज्यूमर्स। अब चलते हैं सीधा सा डेफिनेशन पर। डेफिनेशन क्या कहती है? परचेजिंग ये हमारी डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन में हम बात करते हैं In its narrow sense, the term purchasing refers merely to the act of buying an item at a price. इसका सीधा सा मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है to the act of buying an item at a price. छोटा सा जो मतलब निकलता है वो ये है कि किसी निर्धारित मूल्य पर सामग्री को क्रय करने से लिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि आप किसी फिक्स्ड प्राइस पर उस वस्तु को बाय करते हो, खरीदते हो, लेते हो, लेने का काम करते हो, तो वो आपका क्या होगा? परचेजिंग। यहां तक समझ आया? चलिए, this is very narrow conception of purchasing has been gradually widened during the last few decades. A broader meaning of purchasing make it a managerial activity which goes beyond the simple act of buying and includes the planning and policy activity, covering a wide range of related and complementary activities. चलिए आगे हम इसका मीनिंग देख लेते हैं, नोट करते हैं। परचेसिंग make it a managerial activity which goes beyond the simple act of buying and includes the planning
and planning and policy activities covering a wide range of related and complementary activities। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यह क्रयण जो है वो प्रबंधकीय क्रिया है जो अपने में केवल क्रय करने जैसे सरल कार्य को सम्मिलित नहीं करती है, वरन उन क्रियाओं को भी शामिल करती है जो कि क्रय नियोजन, नीति के निर्धारण, स्रोतों की खोज और आवश्यक कार्य पद्धतियों के विकास और क्रय शर्तों की सुविधाओं का निर्धारण से संबंध रखती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी कुछ राइटर की डेफिनेशन, वो देख लेते हैं। देखिए इसी के आगे देखिए, एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन that are research and development strategy required for the proper selection of material and source from which those material may be bought, the follow-up to ensure proper delivery and the development of proper procedure, methods and form to enable to purchasing department to carry out the established policies and coordination of activities of purchasing department with such other internal division of the concern as the transporting, receiving, storekeeping, accounting, so as to facilitate smooth operation and the development of the technique of effective communication with the top management of the company, so that the true picture of the performance of purchasing function is presented। यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं। डेफिनेशन हम नई स्लाइड में ही ले लेते हैं। चलिए, डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ हमने डेफिनेशन का हेडिंग डाला था, पर हम डेफिनेशन मीनिंग में ही हमको टाइम लग गया, डेफिनेशन हमने नहीं लिखी, तो यहाँ हम मीनिंग की हेडलाइन डाल देते हैं। ठीक है, चलिए डेफिनेशन। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं डॉक्टर वॉल्टर्स की। ठीक है, चलिए बात करते हैं डॉक्टर वॉल्टर्स की। पेन चेंज कर लेते हैं। परचेजिंग इज द procurement by purchase of the proper material, machinery, equipments and supplies or store used in the manufacturing of a product adapted to marketing in proper quantity
quantity at the proper time and at the lowest price consistent with the equality desired। ये दिया है, ये डेफिनेशन है हमारी डॉक्टर वॉल्टर्स की, ठीक है। डॉक्टर वॉल्टर्स क्या कहते हैं, एक बार वापस से हम देख लेते हैं। Purchasing is the procurement by purchase of the proper material, machineries, equipments and the supplies or store used in a manufacturing of the product adopted to the marketing in a proper quantity at the proper time and at the lowest price consistent with the quality desired। डॉक्टर वॉल्टर्स के अनुसार क्रयण से आशय किसी उत्पाद के निर्माण से प्रयोग की जाने वाली उपयुक्त सामग्रियों, मशीनों, साज सामानों और स्टोर्स का सही समय पर सही मात्रा में न्यूनतम कीमत पर प्राप्ति करना है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि परचेजिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने पैसा दिया और अपना प्रोडक्ट खरीद लिया, ये मतलब नहीं है। परचेजिंग का मतलब ये है कि आप कम टाइम में कम प्राइस पर आप बेटर क्वालिटी को गेन करो। क्या मतलब है, यानी देखिए मतलब क्या है परचेजिंग का, एट लो प्राइस एट लो कॉस्ट, इन दोनों को मिलाकर एट बेटर क्वालिटी एंड अकॉर्ड लिमिटेड क्वांटिटी। जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए उतना ही आपको क्वांटिटी खरीदना है, उतने कम टाइम में कम मात्रा में, कम आपको उचित मात्रा में, सही मात्रा में, या फिर हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपके जो प्रिंसिपल्स दे रखे होंगे वो भी इसी तरह का कुछ कहते हैं। ये कहते हैं कि सही मात्रा में, सही प्राइस में, सही कीमत में, ठीक है, सही समय पर क्या करना है आपको, सही गुणवत्ता मिलनी चाहिए, सही गुणवत्ता मिलनी चाहिए, तभी आपका परचेजिंग क्या होगा, सक्सेसफुल, अदरवाइज नहीं। परचेजिंग हर कोई कर लेता है, आपने कहीं शॉपिंग की है तो भी आप परचेजिंग कहोगे कि हाँ हमने कुछ परचेज किया है, नहीं। परचेजिंग का सीधा सा मतलब ये है कि आप जब भी किसी प्रोडक्ट को खरीदते हो तो सही मात्रा में होना चाहिए, वो सही कीमत में होना चाहिए, यानी उसकी मात्रा भी सही होनी चाहिए, कीमत भी सही होनी चाहिए और उसके खरीदने का टाइम भी सही होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि जब जिसकी नीड होगी तब वो खरीदेंगे, इसमें समय का कहाँ से आया, टाइम फैक्टर कहाँ से आया। देखिए बिन बारिश के अगर आप छाता खरीदते हो तो क्या वो सही समय है परचेजिंग के लिए, नहीं। बिन सर्दी के मौसम के, बिन सर्दी के आप ऊनी वस्त्र खरीदते हो, क्या वो सही है, नहीं। यानी कि सही मात्रा, सही कीमत और सही समय किसके साथ सही होंगे, जब आप सही गुणवत्ता लेते हो, वो भी कब, कम प्राइस पर, तो वो आपका होता है परचेजिंग, ठीक है। इसी की तरह एक अल्फ्रेड बेटी के अनुसार भी डेफिनेशन है, क्रयण से आशय किसी निर्माणी संस्था की साज सज्जा, अनुरक्षण और संचालन के लिए आवश्यक सामग्री, आपूर्तियों, मशीनों, उपकरणों और सेवाओं की अधिप्राप्ति से है। तो इस तरह से हम लास्ट में हम कह सकते हैं कि जो हमारा निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि परचेजिंग जो होती है, परचेजिंग एक निष्कर्ष में हम कह सकते हैं, कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि क्रयण सामग्री प्रबंध का वह कार्य है जो कच्चे माल, स्टोर, साज सज्जा, मशीन, उपकरणों आदि को निर्धारित मापदंडों के अनुसार सही मात्रा, सही समय। देखिए क्रयण सामग्री
प्रबंध का वह कार्य है जो कच्चे माल स्टोर्स, साज सामान, मशीनों, उपकरणों आदि को निर्धारित मापदंडों के अनुसार देखिएगा, अब सही मात्रा में, सही समय पर, सही स्थान पर तथा सही स्रोत से उचित कीमत पर प्राप्त करने से संबंधित है। यहाँ तक आपको समझ आया कि हम क्या करते हैं, सही मात्रा, सही समय पर, सही स्थान पर तथा सही स्रोतों से उचित कीमत पर प्राप्त करने से संबंधित है। ठीक है, तो आज हमने बेसिक जो परचेजिंग का मीनिंग होता है वो हमको समझ आ गया है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, ये है हमारा परचेजिंग। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। हमारे बायर्स को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्लासिफिकेशन किया हमने, कंज्यूमर, मिडलमैन एंड गवर्नमेंट एंड मैन्युफैक्चरर। ठीक है, देन उसके बाद हमने कंज्यूमर को समझा, उसके बाद हमने ये मिडलमैन को समझा, ये देखिए हमने मिडलमैन को समझा, फिर हमारा मैन्युफैक्चरर और गवर्नमेंट एजेंसी। उसके बाद हमने मीनिंग को स्टार्ट किया था कि टू द एक्ट ऑफ बाइंग एन आइटम ऑफ एट अ प्राइस, कीमत पर खरीदना किसी चीज़ को, बाय करना हमारा परचेजिंग होता है। और वो भी कब होगा, जब हम सही मात्रा में, सही कीमत पर, सही समय पर और सही गुणवत्ता में अगर वस्तु ले तो वो हमारा क्या होगा, परचेजिंग बेस्ट होगा। तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन देखिए, ये डेफिनेशन दे रखी है डॉक्टर वॉल्टर्स की, ये भी हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद हमने इसका कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन में ये निकाला है कि क्रयण सामग्री प्रबंध का वह कार्य है जो कच्चे माल, स्टोर्स या साज सामान, मशीनों, उपकरणों आदि को वो निर्धारित मापदंडों के अनुसार सही मात्रा में, सही समय पर, सही स्थान पर तथा सही स्रोत से उचित कीमत पर प्राप्त करने से संबंधित है। क्लियर है यहाँ तक? आज हमने सिर्फ इसका परचेजिंग का मीनिंग समझा है, क्योंकि अगर हम इसके आगे भी नया टॉपिक कुछ स्टार्ट करते हैं, इसके इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, तो पीछे का जो ये परचेजिंग का मीनिंग है वो आपको समझने में दिक्कत आ सकती थी। इसलिए आज हमने सिर्फ, आज की क्लास में हमने क्या लिया है, सिर्फ परचेजिंग का मीनिंग, बेसिक क्या होता है, परचेजिंग होता क्या है, कैसे इसको एक्टिवेट किया गया है, कैसे ये परफॉर्म करता है, परचेजिंग का किस तरह से काम करता है, वो सब कुछ हमने आज देखा। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम परचेजिंग के ऑब्जेक्टिव, परचेजिंग के इम्पोर्टेंस पर बात करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में बने रहिएगा। आज की क्लास के लिए थैंक यू।